हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों। आपके दोस्त और गाइड इरफान फिर एक बार आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से आपके साथ। हमारी जिंदगी की एक अहम बात यह है कि क्या मैं उन मुश्किलों के लायक हूं जो मेरे सामने आती है, और मैं बेहतर किस्मत और बेहतर फायदे क्यों नहीं आकर्षित कर पाता। जबकि मेरे आसपास काफी मिसालें हैं, सबकी नहीं, लेकिन कुछ चुनिंदा मिसालें जरूर हैं जहां वो लोग मुझसे बहुत बेहतर करते दिखते हैं। उनके पास बेहतर घर है, बेहतर किस्मत है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा फाइनेंशियल आजादी है, ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, बेहतर फैमिली है, शायद बेहतर जीवन साथी या ज्यादा खूबसूरत या कामयाब जीवन साथी, कौन जाने सेलिब्रिटी जीवन साथी तक, और वो कंपनियों में बेहतर पोजीशन पकड़े हुए हैं। शायद वो जो भी शुरू करते हैं उसमें अच्छे होते हैं, पैसा लगाते हैं किसी बिजनेस में और वो किस्मत को खींच लाते हैं। और फिर सवाल उठता है कि क्यों मैं? क्या मैं अलग कर दिया गया हूं? क्या मैं जिंक्सड हूं? तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि इंसान जिंदगी में जिंक्सड हो सकता है क्या? आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन ये सवाल जरूर उठता है। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या ये मेरे पास्ट लाइफ के मसले की वजह से तो नहीं? कुछ गलत जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में किया था, जिसकी वजह से मैं ये मुश्किलें झेल रहा हूँ। आप बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि चलिए एक मिसाल लेते हैं हिंदुस्तानी कानूनी सिस्टम की। हिंदुस्तान में और शायद सब कॉन्टिनेंट के बहुत से दूसरे मुल्कों में जब किसी को कुछ गलत करते पकड़ा जाता है, गैर कानूनी, और अगर जेल की सजा मिलती है तो आमतौर पर बहुत लंबी सजा नहीं मिलती, जैसे 100-200 साल। आमतौर पर ये लंबी सजाएं पश्चिमी दुनिया में ज्यादा देखने को मिलती हैं सब कॉन्टिनेंट के बजाय। लेकिन एक सख्त सजा 5 साल, 10 साल, 15-20 साल की भी मिल सकती है। और कई बार एक शख्स को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद भी 13-14 साल में ही छूट सकता है अच्छे बर्ताव की वजह से, जो भी मिसालें दी जाती हैं। तो लेकिन अगर शख्स को बहुत बहुत सख्त मुजरिम समझा जाता है, सख्त इस मायने में कि उसका गुनाह, उसके जुर्म बहुत बहुत जहरीले हैं, बहुत वाइशस हैं और वो नायाब मिसालों में से है, तो फिर सजा ज्यादा सख्त, ज्यादा लंबी हो सकती है और यहाँ तक कि सजा-ए मौत भी, जैसे फांसी पर लटकाया जाना, वो भी मिल सकती है। तो ये एक सजा है जो दी जाती है। पश्चिमी दुनिया में ये एक करेक्शन फैसिलिटी है जहां वो कहते हैं कि वो आपके चरित्र, आपके अमल को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए पश्चिमी दुनिया में मौका भी दिया जाता है जहां कोई अर्जी दे सकता है कि उसकी बाकी की सजा माफ कर दी जाए। और वो अर्जी भी कई सालों बाद, जब आप 15 साल, 20 साल बिता चुके होते हैं। वहां कई ग्रेड होते हैं। वहां आप छूट के लिए अर्जी दे सकते हैं और फिर एक कमेटी बैठती है। आप कमेटी के सामने बैठते हैं और वो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं ये पता लगाने के लिए कि सच में आप में कोई बदलाव आया है या आप सिर्फ ऐसा अभिनय कर रहे हैं कि बदलाव आया है क्योंकि आप बाहर निकलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सजा माफ हो जाए। और आपके जवाब और जेल में उस वक्त तक के आपके अमल की बुनियाद पर वो फैसला करते हैं कि वो आपको छोड़ सकते हैं कि नहीं, या फिर आप समाज के लिए बाहर खतरा बने रहेंगे। तो ये कमेटी का काम है। इसी तरह हमारी जिंदगियों में हम हिंदुस्तानी और पश्चिमी कानूनी सिस्टम का एक मिला जुला रूप है, जहां आपका दोष जो आप आगे लेकर चल रहे हैं वो एक तरह की सजा का हिस्सा है जो आपको दी गई है, क्योंकि आप बहुत सारा संचित कर्म लेकर चल रहे हैं। संचित कर्म आपके सभी पिछले जन्मों के सभी कर्मों का जोड़ है, वो संचित कर्म है। और प्रारब्ध कर्म ये है कि उस कर्म में से वो कौन सा कर्म है जो आपको इस खास जिंदगी में करना है। तो क्या होता है, आप बहुत सारा कर्मिक कर्ज भी उतार रहे होते हैं जिंदगी में मुश्किलों का सामना करके। और ये एक बात है जो हम कभी कभी समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि हम बुरी किस्मत को खींच रहे हैं, देवता हमसे नाराज है। आप बिल्कुल गलत नहीं है। देवता आपसे आपके पिछले जन्म के अमल की वजह से इतने खुश नहीं है। तो वो आपको कुछ मुश्किलें दे रहे हैं, कुछ अनुभव, और इन अनुभवों के जरिए, जो बहुत अच्छे अनुभव नहीं है, आप अपना कर्मिक कर्ज भी उतार रहे होते हैं। ये एक सजा है जो आपको दी गई है ताकि आप छुटकारा पा लो, रुकावटों का सामना करके, मुश्किलों का सामना करके, बीमारियों का सामना करके, नुकसान का सामना करके।
आप अपने पिछले पापों की कीमत भी चुका रहे होते हैं। अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं तो ये एक पहलू है। दूसरा, ये आपके लिए एक मौका भी है अपने कर्म को सुधारने का। तो सजा और सुधार। तो सुधार ये देखा जाता है कि आप इस जिंदगी में कौन से अमल करने को तैयार हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर दोष जिंदगी के एक खास इलाके में है तो उस इलाके की हर चीज गलत होगी। मिसाल के तौर पर किसी को शादी सिर्फ तलाक लेने के लिए करनी पड़ती है, किसी को रिश्ते में पड़ने की कोशिश करनी पड़ती है, उसके करीब आना पड़ता है, इससे पहले कि दूसरा शख्स आपके साथ नहीं रहना चाहता। तो आपको एक मौका दिया जाता है और ये मौका ये देखने के लिए भी दिया जाता है कि आप कैसे जाहिर करते हैं। और हम कभी कभी इसे नॉर्मल समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये एक नॉर्मल रिश्ता है। हम इतना नहीं सोचते कि शायद हम कोई पास्ट लाइफ दोष लेकर चल रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई पास्ट लाइफ दोष लेकर चल रहे हैं तो हमें रिश्ते में उससे ज्यादा देना पड़ता है जितना हम सोचते हैं कि हमें देना चाहिए। तो मिसाल के तौर पर एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ रिश्ते में अगर आप मर्द हैं और आप सोचते हैं कि ये एक बराबरी का रिश्ता है, और आप जानते हैं आजकल समाज पहले से ज्यादा बराबरी वाला है, मर्द और औरत बराबर है, औरत को भी काम करना चाहिए, मर्द को भी काम करना चाहिए, अब तक ठीक है। हालांकि अगर आप अपने जीवनसाथी के मुताबिक एक बहुत सख्त गंभीर कर्मिक कर्ज लेकर चल रहे हैं तो क्या होगा कि आपका जीवनसाथी आपसे ज्यादा उम्मीद करेगा और आपको वैसा ही रिश्ता मिलेगा। और अगर आप इस जिंदगी में उस रिश्ते में ज्यादा नहीं देते तो आप उस सजा से छुटकारा नहीं पाएंगे जिसका आपको सामना करना है, जहां आपने अपने पिछले जन्मों में अपने लाइफ पार्टनर के साथ नाइंसाफी की थी। और अगर आपने ये कई जन्मों तक लगातार किया है तो आपने इतना कर्ज जमा कर लिया है कि आपको उतारना ही पड़ेगा। जब आप बहुत सारा कर्ज लेते हैं तो बहुत सारा कर्ज चुकाना पड़ता है ना? तो कई बार क्या होता है, जब आप होरोस्कोप मैचिंग करवा रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि ठीक है मैं अपना होरोस्कोप मिलाऊंगा, वो होरोस्कोप नहीं, और ज्योतिषी उस आदमी से कहता है कि ये खास होरोस्कोप आपके साथ मैच नहीं कर रहा, आपको कोई दूसरा देखना पड़ेगा। फिर दूसरा आता है, दूसरा होरोस्कोप जो आता है वो पहले वाले से मिलता जुलता होता है। और क्या होता है कि शख्स उस किस्म के होरोस्कोप को ही आकर्षित करेगा जो कमोबेश उस कर्म की तरफ ले जाएंगे जिसका उसे सामना करना है, उस दोष की तरफ जो वो आगे ले जा रहा है। ये एक मौका भी है और उसके लिए एक सजा भी उन दोषों का सामना करने की। और इसलिए एक के बाद एक, 2, 3, 4 होरोस्कोप मैच नहीं करते। एक का अपना होरोस्कोप भी बड़े हद तक बहुत सारी अफ्लिक्शन से प्रभावित हो सकता है। प्लस उसे बैलेंस करने के लिए दूसरे शख्स का होरोस्कोप इतना अच्छा होना चाहिए कि वो दोनों मिलकर कुल मिलाकर एनर्जी को जोड़ लें और उन संभावित मुश्किलों पर काबू पा सकें जो उस खास यूनियन में आ सकती है। तो ज्योतिषी कह सकता है ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक ही किस्म के होरोस्कोप आते रहते हैं। और कभी कभी क्लाइंट को लगता है कि ये ज्योतिषी कभी नहीं कहता कि कोई होरोस्कोप मैच करता है, क्या गलत है? तो 4 या 5 मैच के बाद उन्हें लगता है कि ज्योतिषी सिर्फ आपसे पैसा ले रहा है। हालांकि ज्योतिषी बेचारा शायद असल में आपको सही कंसल्टेशन दे रहा हो। वो कह रहा है ये आपके लिए सूट नहीं कर रहा, ये भी आपके लिए सूट नहीं कर रहा। जिंदगी आप पर उस किस्म के होरोस्कोप फेंकती रहती है जहां आपको अपना कर्मिक कर्ज चुकाना पड़ेगा। और इसलिए अगर आपको उस शख्स से शादी करनी है तो क्लाइंट अपने ज्योतिषी को छोड़ देगा और आखिरकार एक होरोस्कोप और एक दूसरा ज्योतिषी ढूंढ लेगा जो उसे ज्यादा सहज लगता है, और वो उस शख्स से शादी कर लेता है। और फिर बाद में उन्हें लगता है कि शायद पहला ज्योतिषी गलत नहीं था क्योंकि वो अपनी जिंदगी में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। और कभी कभी वो शख्स जिसका होरोस्कोप शायद उनके लिए पहले वालों से भी ज्यादा डिजास्टर्स हो, जिन्हें पहले ज्योतिषी ने रिजेक्ट कर दिया था। तो बड़े हद तक आपको उस पास्ट लाइफ दोष का सामना करना ही पड़ेगा जो आप लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आपको अपने कर्मिक कर्ज से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। हालांकि बजाय बहुत ज्यादा सजा झेलने के, अगर आप करेक्शन मोड में आ जाएं, तो ये एक मददगार साबित हो सकता है।
आप करेक्शन मोड में कैसे आए ताकि आप अपने दोष से छुटकारा पा सकें और इस जिंदगी को थोड़ा और आरामदेह बना सकें? बस पहले ये तय करके कि आपको सबसे ज्यादा मुश्किलें कहाँ आ रही है। मैं गार्डनर की 9 इंटेलिजेंसेस या मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी का जिक्र करता हूँ। गार्डनर एक बड़े रिसर्चर थे इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके पर, और उन्होंने 9 इंटेलिजेंसेस पेश की जहां उन्होंने बताया कि हर किसी में 9 किस्म की इंटेलिजेंसेस होती है और उनमें से कुछ आर्टिस्टिक है, रिदमिक है, मैथमेटिकल है, रीजनिंग है और इस तरह की 9 इंटेलिजेंसेस जो उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि हर किसी में सब होती है, लेकिन कुछ लोगों में कुछ ज्यादा होता है और कुछ कम होता है, जिसकी वजह से एक शख्स को मैथ्स में बहुत अच्छा देखा जा सकता है, दूसरा शख्स आर्ट और कलाओं में बहुत अच्छा देखा जाता है, दूसरा शख्स लॉजिकल रीजनिंग में बहुत अच्छा होता है और वकील बन सकता है, एक शख्स अपनी मोटर स्किल्स में बहुत अच्छा हो सकता है और एक स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है, कोई ऐसा हो सकता है जो हाथों से बहुत अच्छा काम करता हो, वगैरह। अगर आप उन 9 इंटेलिजेंसेस को होरोस्कोप में हमारे पास मौजूद 9 प्लैनेटरी एनर्जी से रिलेट करें, तो 9 एनर्जी क्या है? 5 ग्रह है। 5 ग्रह कौन से हैं? हमारे पास बुध, शुक्र, मंगल और फिर बृहस्पति और शनि है। ये 5 प्लैनेटरी एंटिटीज है। फिर हमारे पास 2 ल्यूमिनरीज है, सूरज और चांद, और फिर हमारे पास छाया ग्रह है, राहु और केतु। तो ये 9 एनर्जी हैं जिन्हें आप किसी न किसी तरह गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी से रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल एक जैसा नहीं, क्योंकि गार्डनर ने शायद ये ध्यान में नहीं रखा होगा, लेकिन ये मेरे ख्याल से महज एक इत्तेफाक नहीं है। उन्होंने खोजा है, इजाद नहीं किया। क्या है? मैंने उनके बारे में कुछ रिसर्च करने की कोशिश की है और मैंने पाया है कि कई इंटेलिजेंसेस 9 प्लैनेटरी एंटिटीज के साथ बढ़िया तालमेल बिठाती है, जो दिखाता है कि ये 9 जिंदगी के एक इलाके से ज्यादा मजबूती से रिलेटेड है और जिंदगी के दूसरे हिस्से से थोड़ा कम रिलेटेड है। जैसे 9 इंटेलिजेंसेस हर किसी की काबिलियत या कॉम्पिटेंसी में मौजूद होती है, कुछ इंटेलिजेंसेस दूसरों से थोड़ी ज्यादा होती है, जो उन्हें एक चीज में अच्छा बनाती है और दूसरी चीज में इतना अच्छा नहीं। इसी तरह आप ये भी पाएंगे कि जिंदगी के कुछ हिस्सों में हम बढ़िया करते हैं, लेकिन जिंदगी के कुछ हिस्सों में हम बेहद खराब करते हैं। ये हमारे लिए पहला निशान है और ये शुरुआती दौर में भी देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर जब आप 4, 5, 6 साल के भी होते हैं, कभी कभी आप खो सकते हैं और फिर मिल जाते हैं। आप किसी हादसे से गुजर सकते हैं, आप सेहत की गंभीर मुश्किल से गुजर सकते हैं और आप लगातार कई साल तक बुरी सेहत को आकर्षित करते रह सकते हैं। आपके बुरे ग्रेड आ सकते हैं, आपको घर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, आप टूटे हुए घर का सामना कर सकते हैं, आपको स्कूल में बुलिंग का सामना करना पड़ सकता है, आप ऐसे घराने का सामना कर सकते हैं जो मसाइल से घिरा हो, फाइनेंशियल मसाइल की वजह से, जिसकी वजह से घर में रिसोर्सेज की कमी रही हो। तो पहले 10 से 15 साल में बड़े हद तक आप जिस एनर्जी का पैटर्न झेलते हैं वो आपको बता देगा कि कौन सी प्लैनेटरी एनर्जी कमजोर है और इसलिए आप वहां मुश्किलें झेलते हैं। ये आपका पहला इशारा है कि आपका पास्ट लाइफ दोष कहाँ मौजूद है। महर्षि वरामिहिर बृहद जातक होरा शास्त्र में कहते हैं, ये पिछले जन्म में एक इंसान के अच्छे और बुरे अमल के असर को बताता है, ताकि जिस वक्त एक शख्स पैदा होता है वो अपने पिछले अच्छे और बुरे अमल के लिए कुछ खुशी और दर्द झेलता है। बीज जो एक जन्म में ब्रह्मांडीय इलाके में बोए गए, दूसरे जन्म में अपनी क्वालिटी के मुताबिक मीठे और खट्टे फल देने लगते हैं। तो हम सभी को उन अच्छे और बुरे बीजों की कीमत चुकानी पड़ेगी जो हमने अपने पिछले जन्मों में बोए थे, और वो हमें उन योग या दोषों के जरिए फल देने आएंगे जो हमें दिए गए हैं, साथ ही उन दशा के दौरान भी जिनका हम सामना कर रहे हैं। वो इस बात की परीक्षा है कि हम कैसे जाहिर कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास चांद से रिलेटेड बहुत सारा दोष है, तो हम पाएंगे कि चांद के खास ट्रांजिट के दौरान, चांद के ग्रहण के दौरान या चांद की अंतर्दशा और दशा के दौरान, और अगर 7.5 चल रही है जहां शनि गुजर रहा है, हम पाएंगे कि हम चांद से रिलेटेड ज्यादा मुश्किलों का सामना करेंगे।
हमारी सोच प्रभावित होगी, हमारी इमोशन प्रभावित होंगे। हम पाएंगे कि हम दूसरे लोगों की हम पर एम्पैथी दिखाने से रिलेटेड बड़ी मुश्किलें झेलते हैं। दूसरे लोग ये दिखाने में कि वो हमारी परवाह करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। तो हमारे सबसे करीबी रिश्ते भी कभी कभी हमें छोड़ देने वाले और हमें धोखा देने वाले नजर आएंगे, खास तौर पर दशा और अंतरदशा और ट्रांजिट के दौरान। इसके अलावा अगर चांद अफ्लिक्टेड है तो हमें अपनी माँ या माँ जैसे फिगर या घर में फैमिली में बुजुर्ग चाचियों के साथ मुश्किलें हो सकती है। अगर हमारे पास काम पर एक बॉस है जो काफी बूढ़ी है और वो औरत है, मिसाल के तौर पर, तो हमें उस बॉस के साथ भी मुश्किलें हो सकती हैं। अगर सूरज भी अफ्लिक्टेड है तो ज्यादा चांस है कि चांद और सूरज के अफ्लिक्टेड होने की वजह से ये बहुत सीनियर औरत आपको ज्यादा बड़ी मुश्किलें होंगी, क्योंकि दोनों सूरज और चांद अफ्लिक्टेड है। तो जब आप एक खास किस्म की मुश्किलों का सामना एक खास इलाके में और एक खास दौरान करते हैं, तो ये आपके लिए एक छोटा सा निशान है कि आप उस इलाके की जिंदगी से रिलेटेड दोष का कर्मिक कर्ज चुका रहे हैं, और इस तरह उस प्लेनेटरी एंटिटी से रिलेटेड। और इसलिए आपको क्या करना चाहिए? उस इलाके पर फोकस करो और उस इलाके को सुधारने की कोशिश करो। मैं अनुवाद करता हूँ। एक आदमी की यात्रा के दौरान एक शगुन उसके अमल, अच्छे और बुरे, का फल बताता है जो पिछले जन्म में किए गए थे। तो ये शगुन कुछ और नहीं बल्कि वो मुश्किलें हैं जो आप अपनी जिंदगी में झेलते हैं। प्लस कभी कभी शगुन आपके पास कुछ वाकियात या अनुभव या ख्वाब या इंट्यूशन के जरिए आ सकता है, और कभी कभी देजा वू का एहसास कि हम पहले भी इस हालत में थे, आप पहले भी इस जगह से गुजरे हैं, आप शायद इस शख्स से मिले हैं। और इस देजा वू या इंट्यूशन या अनुभव या ख्वाब के जरिए आपको दिखाया जाता है और एक इलाके की तरफ इशारा किया जाता है जहां आप या तो अच्छा कर्म या बुरा कर्म लेकर चल रहे हैं। खास तौर पर अगर वो अनुभव, वो ख्वाब, वो इंट्यूशन, वो देजा वू, मैं ज्यादा कहूंगा इतने अच्छे ख्वाब नहीं, इतने अच्छे अनुभव नहीं, से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है कि शायद ये दोष है बजाय किसी योग के जो आप आगे ले जा रहे हैं। दोष उससे रिलेटेड है जहां आपको अपना कर्मिक कर्ज तकलीफ के जरिए, सजा के जरिए, सुधार के जरिए चुकाना है। पराशर कहते हैं, मैं अनुवाद करता हूँ, चांद 9वें महीने का मालिक बन जाता है और बच्चा अपने वजूद में रहने से निराश हो जाता है और पिछले जन्म के अच्छे और बुरे अमल को तीव्रता से याद करता है। तो एक श्लोक यहाँ कहता है कि 9वें महीने के दौरान आपको चांद के जरिए अपने पिछले अमल की याद दिलाई जाती है, और चांद दिमाग है। तो आपके दिमाग में, माँ के वजूद में, वो पिछली जिंदगी के अमल आपके सामने लाए जाते हैं। लेकिन जब आप अपने 10वें महीने में दाखिल होते हैं, जब आप वजूद से बाहर निकाले जाते हैं, तब पिछली जिंदगी की यादें आपसे ले ली जाती है। आपसे एक वादा लिया जाता है जब आप माँ के वजूद में होते हैं कि आप इस लाइन पर काम करोगे, इसकी देखभाल करोगे, दुनिया में रिलीज होने से पहले। और हम भूल जाते हैं। इस वजह से अगर आप पिछली जिंदगी में जो कुछ भी किया सब कुछ याद रखेंगे, तो हम मौजूदा पर इतना ध्यान भी नहीं देंगे। हम महसूस करेंगे, ठीक है, इस खास दोष को मुझे करना है। तो आपके सब कुछ याद रखने और कर्म को रिलीज करने का मकसद, क्योंकि आप तकलीफ नहीं झेल रहे, काम नहीं करेगा। आपको सजा और सुधार की पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा ताकि आप कर्म को सुधार सकें। और इसलिए यादें आपसे आपके 9वें महीने में ही, माँ के वजूद में ही ले ली जाती है। होरा कहते हैं, मैं अनुवाद करता हूँ, पिछले जन्म में कमाई गई अच्छी किस्मत भी बिना कोशिश के मौजूदा जन्म में फल नहीं देगी। अपनी ख्वाहिशों को किस्मत के जरिए पूरा करने के लिए कुछ रोजगार जरूरी है, क्योंकि महज किस्मत ख्वाहिशों का फल नहीं दे सकती। महर्षि याज्ञवल्क्य साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिना कुछ कोशिश किए कर्म का सामना करने, पास्ट लाइफ दोष का सामना करने और उसे अपने अनुभवों के जरिए उतारने के लिए ये जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप बोझ लेकर चलते रहेंगे। तो या तो आप अपने अनुभवों और सूरत हाल के जरिए अपने पास्ट लाइफ दोष को सुधारेंगे या उतारेंगे, या अपने अमल के जरिए, जिसका मतलब है अगर आप उस दिशा में अपने अमल को बेहतर नहीं करते जहां पास्ट लाइफ दोष मौजूद है, तो आपको ऐसे अनुभव दिए जाएंगे जिन सूरत हाल से आप गुजरेंगे। तो मिसाल के तौर पर अगर आप चांद के बारे में,
माँ और माँ जैसे फिगर के बारे में एक बहुत सख्त पिछली जिंदगी का दोष लेकर चल रहे हैं। तो अगर आपकी अमल इस जिंदगी में अभी भी माँ की खिदमत करने, उनका इज्जत करने, उनकी बात मानने, उन्हें खुश रखने, सभी औरतों का, असल में हर औरत का इज्जत करने और दूसरों के प्रति ज्यादा सपोर्टिव, ज्यादा केयरिंग, ज्यादा समझदार, ज्यादा एम्पैथेटिक होने की नहीं है, अगर आप ये बर्ताव दिखाते और पेश नहीं करते तो आपके अमल कर्मिक कर्ज उतारने के लिए मुवाफिक नहीं है। तो क्या होगा? आपको माँ से रिलेटेड मुश्किलें होंगी। माँ के साथ, माँ के बारे में, माँ की मदद, माँ का आपके प्रति प्यार और मोहब्बत, माँ का आपके प्रति सपोर्ट, माँ का आपके साथ होना, माँ का आपकी कोशिश के वक्त आपकी तरफ एक मदद के तौर पर सामने आना, बच्चे के जन्म के दौरान या जब आपकी सेहत के मामले में आप पर मुश्किलें आती है और आप पाएंगे कि माँ की मौजूदगी इतनी नहीं है और माँ सपोर्ट के तौर पर सामने नहीं आ रही। असल में कभी कभी हम शिकायत करते हैं कि हमारी माँ हमारे भाई बहनों से ज्यादा प्यार करती है, हमसे ज्यादा उनका सपोर्ट करती है। तो आपको देखना चाहिए कि माँ के प्रति, चांद के प्रति आप कौन सा कर्मिक कर्ज लेकर चल रहे हैं। तो अगर आप सही अमल करके कर्मिक कर्ज उतारकर उस पास्ट लाइफ दोष को सुधार नहीं रहे तो आप सही सूरत हाल और अनुभवों से गुजरेंगे ताकि आप वो कर्मिक कर्ज उतार सकें। तो जल्दी समझ लो, अगर आप किस्मत वाले हैं, ध्यान दो और अपने अमल को वहां सुधारो, क्योंकि आप पाएंगे कि आपको जिंदगी के कुछ खास इलाकों की तरफ ज्यादा मुश्किलें होंगी जिन्हें आप आसानी से एक खास भाव और उस भाव के मालिक, उस नक्षत्र के मालिक से रिलेट कर सकते हैं। आप उन सभी एनर्जी को एक साथ ला सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका पिछली जिंदगी का कर्म और दोष कहाँ मौजूद है और आप अपने अमल के जरिए उसे सुधार सकते हैं। एक श्लोक कहता है, मैं अनुवाद करता हूँ, ज्योतिष शास्त्र की एक पंक्ति दशा अवधि की मदद से किसी शख्स पर जमा हुए शुभ और अशुभ असर पर रोशनी डाल सकेगी जो विभिन्न पिछले जन्मों के जरिए आए हैं। तो अगर आप ज्योतिष को बढ़िया समझते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास्ट लाइफ दोष कहाँ मौजूद है और सामने आ रहे हैं और आप उन सूरत हाल और अनुभवों का सामना कर रहे हैं। अगर नहीं तो एक अच्छा ज्योतिषी जो ज्योतिष में निपुण है, जैसा श्लोक कहता है, वो आपको बता सकेगा कि आप कौन से अच्छे या बुरे असर अपने दोष और ट्रांजिट के जरिए झेलते हैं और इशारा कर सकेगा कि आपका पास्ट लाइफ दोष कहाँ मौजूद है ताकि आप उसे सुधार सकें। महर्षि भृगु कर्म के बारे में कहते हैं, जहां भी जन्म कुंडली में छठे भाव का मालिक बैठता है या छठे भाव में मौजूद ग्रह इस जिंदगी के लंबित कर्म की तरफ इशारा करते हैं जिसे अगले जन्म चक्र में जाने के लिए पार करना ही होगा। ये वो ब्लॉक है जिसे इस जिंदगी में साफ और मिटाना ही होगा। ये वो चीज है जो हमेशा आपकी तरक्की को रोकेगी और इस जिंदगी में आपका पीछा करेगी। तो जब आप प्लैनेटरी एंटिटीज को देखते हैं, मैं चांद की मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर जब आप सूरज को देखते हैं, मिसाल के तौर पर जब भी आप लगातार ताने सहते हैं, जहां आपकी इज्जत पर सवाल उठाए जाते हैं, जहां आपका घमंड लगातार चोट खाता है, लीडरशिप के रोल आपके पास नहीं आते, प्रमोशन नहीं आते, आपको अथॉरिटी फिगर के साथ काम पर मैनेजर और सुपरवाइजर के साथ मुश्किलें होती हैं, तो अपने सूरज को देखो और सूरज के बारे में एक मुकर्रर रिश्ता देखो और अपने उस्तादों, अपने बाप, अपने मैनेजरों, अपने सुपरवाइजर के साथ अपनी पिछली जिंदगी में कुछ दोष लेकर चलना, वो कर्म और वो दोष जो आप इस जिंदगी में भी लेकर चल रहे हैं। तो आपको प्लैनेटरी एनर्जी को मजबूत करने की जरूरत है। प्लैनेटरी एनर्जी को मजबूत करना उस खास ग्रह की लाइन पर अमल करके है। अगर हम एक मैथ्स टीचर की किताबों में अच्छे बनना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर, तो हम मैथ्स पर मेहनत करेंगे और बेहतर ग्रेड लाएंगे। प्लैनेटरी एंटिटीज के साथ भी यही बात। जितनी ज्यादा मेहनत आप जिंदगी के एक खास इलाके में करोगे, फिर जो भी ग्रह उस इलाके या जिंदगी पर राज करता है, वो आपके प्रति मेहरबान होगा, आपको कम मुश्किलें देगा और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद बन जाएगा। इसका मतलब है प्लैनेट की एनर्जी को मजबूत करना। आप कुछ हद तक मंत्रों के जरिए या पूजा करके या कुछ दूसरे यज्ञ करके या पास्ट लाइफ करेक्शन या दोष करेक्शन के लिए कुछ पूजा करके एक ग्रह की एनर्जी को मजबूत कर सकते हैं।
हालांकि ये आपको इनसे आने वाले फायदों का 1 से 5% भी नहीं देगा। आपको जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो सिर्फ आपके अमल के जरिए, सिर्फ आपके सही रवैये के जरिए और सिर्फ अपने अमल और सही रवैये को जिंदगी में जाहिर करके और ईमानदारी से, लेकिन ईमानदारी से अपने दिल की गहराई से चाह कर के उस पास्ट लाइफ दोष से छुटकारा पाओ और उसे दूर करो और बेहतर कर्म आकर्षित करो ताकि आप पास्ट लाइफ दोष से छुटकारा पाओ और बेहतर एनर्जी आकर्षित करो। वो शख्स जो जिंदगी की उस सिफत की तरफ काम करेगा, उस दिशा में मेहनत करेगा और फिर ग्रह को मजबूत करेगा और ग्रह को अपनी तरफ कर लेगा, आप पाएंगे कि जल्द ही आप आकर्षित करेंगे उसी इलाके जिंदगी में, आप ज्यादा फायदे आकर्षित करेंगे, आप ज्यादा स्थिरता और मजबूती आकर्षित करेंगे और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ आप उस इलाके में ज्यादा कामयाबी भी पाएंगे। अगर आपका अमल और आपका रवैया ये दोनों आप सुधारने को तैयार हैं, तो दोस्तों मेहरबानी करके अपनी खुद की कुंडलियों में देखो और तय करो कि आप कौन से पास्ट लाइफ दोष लेकर चल रहे हैं जिनकी वजह से आप शायद जिंदगी के किसी इलाके में तकलीफ झेल रहे हैं। ये आपके लिए एक सुधार तो है, लेकिन साथ ही आपके लिए एक मौका भी है अपने कर्म को सुधारने का, अपने कर्मिक कर्ज को उतारने का, अपने कर्म को बेहतर करने का और इस मौजूदा जिंदगी और आगे भी बेहतर बनाने का। तो इसका पता लगाओ और उस मौके का इस्तेमाल करो और उसे आगे ले जाओ सही रवैये और सही अमल के साथ। तो दोस्तों अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेहरबानी करके नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे राब्ता करें। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और किसी दूसरे वक्त किसी दूसरे वीडियो के साथ तक ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ करता है। नमस्कार।